हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और इनको सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जेई लेवल की प्रिपरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें जो यूज होने वाले कंसेप्ट्स है वो हम ऑलरेडी कंसेप्ट्स वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आप सभी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकें। तो आपको भी नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाने हैं ताकि आपकी सोल्विंग स्किल्स और कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 1 जो MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है और जो जे में जुलाई 29, 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू 60 to itself such that R equals to A, B such that B equals to PQ where PQ greater than 3 are prime numbers then the number of elements in R। तो आप बोलोगे कि सर ये तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस है, इसमें सेट कहाँ से आ गया? तो यस, जेई के एग्जाम में आपको कुछ नहीं पता कि किस चैप्टर को वो कंबाइन करके एक साथ क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन आपने रिलेशन फंक्शन सीख लिया होगा तो यहाँ पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो R है रिलेशन वो इस सेट से इसी सेट पे है, तो इस सेट को हम नाम दे देते हैं सपोज A इक्वल्स टू 1 2 3 और ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 60। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि 2 सेट बनाएंगे यहाँ पर रिलेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अप टू 60 तक है इसके अंदर। ठीक है, और इसी पे ही रिलेशन है तो 1 2 3 4 सारे के सारे सेम ही एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि सेम सेट पे ही रिलेशन है। ठीक है, लेकिन रिलेशन के अंदर कंडीशन है, अनकंडीशनल नहीं है। कंडीशन ये है कि जो A है उसमें तो A कहाँ से आएगा? प्री इमेज, वो इस वाले सेट से आएगा, है ना। ये रिलेशन है R आपका। लेकिन जो B है, B पे कुछ कंडीशन है, B इक्वल्स टू PQ और PQ है 3 से बड़े या 3 के इक्वल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ के एलिमेंट्स हैं हम सभी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें तो हम बना सकते हैं सभी से, लेकिन इसके कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारे पास B इक्वल्स टू PQ है, तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो अगर P की वैल्यू हमने 3 ले ली क्योंकि 3 से बड़ा ही है या 3 के इक्वल, तो Q की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं देखते हैं। अगर हमने Q भी 3 ले लिया, ठीक है, तो B क्या बन जाएगा? क्योंकि B इक्वल्स टू PQ है तो B बन जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, और B यहां से ही आना है, दैट मीन्स हम 9 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, B की वैल्यू भी 1 से 60 के बीच में ही रहेगी, बट कुछ कुछ रहेगी। यहां पर B की वैल्यू 7 नहीं हो सकती क्योंकि B इक्वल्स टू PQ डिफाइंड है और PQ है 3 या 3 से बड़ा। समझ में आ रही है बात? अब Q इक्वल्स टू 3 हमने मान लिया, 5 भी तो ले सकते हैं, तो 3 5 जो हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 में इसमें कहीं ना कहीं हो गई। सपोज यहाँ पे 15 है ना, तो ये वाला नंबर भी हम इसके साथ भी रिलेशन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हमें ये चेक करना है फाइनली कि इसके कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर हम 7 ले ले तो ये हो जाएगा 21। ओके, अगर हम 11 ले ले तो ये आ जाएगा 33 और 13 भी ले सकते हैं 39, और क्या ले सकते हैं 17 भी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 51 और 19 भी ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 57। लेकिन 19 से बड़ा प्राइम नंबर अगर हम ले ले 23
तो वो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 69, बट हमें तो 60 तक ही जाना है। दैट मीन्स हम यहीं तक ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितने नंबर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखना तो सारा पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 7 केसेस आए या 7 वैल्यूज आए या 7 नंबर्स आए इस ए में, है ना, ताकि हम उनका रिलेशन बना सके। ठीक है, अब और भी केस हो सकते हैं। मान लो p इक्वल्स टू हमने 5 ले लिया, तो क्या होगा, क्योंकि क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं देखते हैं। क्योंकि अगर हमने वैल्यू ले ली 3, ठीक है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, बट 15 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है p के अंदर, दोबारा तो नहीं लेंगे उसमें। तो यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, तो 5 से जो वैल्यूज बनेगी b की, है ना, 5 5 जा 20, तो यहाँ से 7 भी ले सकते हैं, तो 5 7 जा 35। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 ले लें, तो 11 के साथ हो जाएगा ये 55। क्लियर है। अब यहाँ पर हम 13 नहीं ले सकते, क्योंकि 13 5 जा 65 हो जाएगा, बट हमें 60 तक ही जाना है ना। तो ये हो गई हमारे b की पॉसिबल वैल्यूज, है ना, इस केस में। तो ये आ जाएगी 3 केसेस या 3 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू, p में अगर हम 7 ले ले, क्योंकि इसमें भी हमें p भी प्राइम नंबर ही रखना है 3 से बड़ा, तो 3 5 7, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। तो 7 के साथ अगर हम 3 ले लें q का वैल्यू, है ना, तो 7 3 जा 21 तो है यहाँ पर, और अगर हम 5 ले लें तो 7 5 जा 35 भी है। ठीक है, तो q का वैल्यू हम सिर्फ 7 ही ले सकते हैं, कम से कम 7। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, अब 7 से अगर बड़ा ले ले 11, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 77, और 77 तो आ नहीं सकता है, 60 तक ही जाना है। तो b का एक ही पॉसिबल केस बनेगा, ठीक है, विच इज 49। तो ये सब वे नंबर्स हैं जो इस सेट के अंदर होंगे जिसके साथ रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो हम रिलेशन कैसे लिखते हैं, जैसे हमें पता है कि 1 का रिलेशन अब 9 से होना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 9, और फिर 2 का भी रिलेशन 9 से होना है ना, तो हम लिख देंगे 2 9। सिमिलरली 3 का भी 9 से होगा, है ना, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या है, 15 भी है, तो ऐसे 1 का 15 के साथ होगा, 2 का 15 के साथ होगा। आई थिंक समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, ठीक है, एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन के अंदर, तो वो हमें एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कैसे पता करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो 1 है, ये वाला 1 ये इस सेट से आया है, और जो 9 है वो सेकंड सेट से आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि इन 60 एलिमेंट में से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ताकि हमारा एक एलिमेंट बन जाए। समझ में आ रही बात, आर के अंदर। तो 60 में से कोई भी एक चूज करना है, तो 67। एंड रिलेशन बनाने के लिए हमें जो एलिमेंट्स चाहिए रिलेशन के अंदर, उसमें हमारा सेकंड वाले सेट से भी आना चाहिए एक एलिमेंट, है ना। तो कौन सा आएगा, कितने में से आ सकता है, 7 3 और 1। तो टोटल कितने केसेस है, 11 केसेस। तो इन 11 में से आना चाहिए, तभी वो रिलेशन बनेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 11 C1 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 67 इंटू 11 C1, तो 67 60 और 11 C1 हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 660। तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर 660 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 2 जो अगेन एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है, जो जेईई मेन जुलाई 25 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस f such that 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 such that f1 plus f2 equals to f3 is equal to। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन सपोज ये सेट है a और ये सेट है b, तो फंक्शन a to b डिफाइंड है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 2 3 4, विजुअलाइज करने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया a, ये b, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। अगर इन सभी एलिमेंट्स को मैं x मान लूँ,
तो ये आ जाएगा हमारा fx, है ना, फंक्शन का वैल्यू ऑन x, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन है वो है f1 प्लस f2 इक्वल्स टू f3 कि जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे होगी प्लस 2 पे होगी वही वैल्यू 3 पे होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके के फंक्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो 1 की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है फंक्शन की, तो 1 पे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है 1, ठीक है। और फंक्शन की 2 पे वैल्यू कितनी होगी f2, वो भी मिनिमम कितनी होगी 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू आ रही है वही फंक्शन की वैल्यूज होंगी। तो यहां पर देखो 1 f1 की जगह 1 पुट करे और f2 की जगह भी 1 पुट करे तो मिनिमम वैल्यू f3 की कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो f3 की मिनिमम वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, सारे केसेस। और जो 4 है 4 पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 4 कुछ भी हो सकती है, 1 के साथ 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ठीक है। चलिए ये सब बात ध्यान रखते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या बना कि f1 प्लस f2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी और वो f3 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां पर 2 आने के लिए क्या देखा हमने कि f1 की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और f2 की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तभी हमारे पास f3 की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। और जो f4 है f4 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनेगा इस केस को कंसिडर करते हुए, मान लो फंक्शन लिखना है हमें, तो यहां से देखो क्या आएगा, मान लो f1 आ रहा है यहां से, तो कैसे आएगा, f1 की वैल्यू भी 1 और f2 की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो f1 की वैल्यू भी 1 और f2 की वैल्यू भी 1, ठीक है। और f3 की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 आएगी। तो ये हमारा एक केस फिक्स हो गया, इसी केस में हमें 2 मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब f4 पे 1 भी मिल सकता है, दैट मीन्स 4 पे हमें 1 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर f2 लिखे, है ना, तो उसमें ये तो फिक्स रहेगा ही कि 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 1 मिलेगा, 3 पे 2 मिलेगा, ये जो 3 केसेस हैं ये तो फिक्स रहेंगे ही, तो ये 3 केस में नहीं लिख रहा हूं। लेकिन 4 पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पे 1 था तो 4 पे यहाँ पर 2 मिल जाएगा, तो हमारा वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से कितने फंक्शंस होंगे वो बताने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक केस तो यहाँ पे फिक्स है ना, जिससे हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं फंक्शन के अंदर, और जो ये 4th एलिमेंट है ये हमारा वेरी करते जा रहा है। और कितने बनेंगे ऐसे, 4 के साथ 3 भी बनेगा, 4 के साथ 4 भी बनेगा, 4 के साथ 5 भी बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी ये है ना आएंगे उतने से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 केस और f4 से मिल रहे हैं हमें 6 केस, तो एक के साथ एक आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ केस की अगर हम बात करें तो आ जाएगा 1 × 6, तो 6 फंक्शंस हमें इस तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड केस देखते हैं। ये तो हमने देखा कि जब f3 की वैल्यू मिनिमम 2 होगी, लेकिन f3 की वैल्यू 3 भी तो हो सकती है ना, तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है ना f3 का वैल्यू। तो 3 कैसे कैसे आ सकता है ये देखते हैं। f1 की वैल्यू जब 1 हो और f2 की वैल्यू जब 2 हो तो 3 मिल जाएगा हमें, है ना, 1, 1, 2, 2 तो 3 मिल जाएगा ऐड करके। और अगर ये 2 हो ये 1 हो तो भी 3 मिल जाएगा, ठीक है। और जो f4 है, f4 की वैल्यूज तो सारी की सारी मिलेगी ही, कुछ भी हो सकता है f4 का वैल्यू इन सब में से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास फंक्शंस बनेंगे। इस बार क्या होगा, 1, 1, 2, 2 मिलेगा, 3, भी मिलेगा और उसके साथ 4, 1, फिर उसके बाद 4, 2, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो क्या करना है कि यहाँ पे 2 केसेस है और यहाँ पर 6 केसेस हैं, तो नंबर ऑफ केस फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सिंपली 2 × 6, 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं, जब फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है, और ये f3 का वैल्यू आएगा। तो 4 आने के लिए क्या करना होगा,
देखो या तो ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, है ना, और ये 3 हो जाए, ये 1 हो जाए, तब भी ऐड करके 4 ही आ जाएगा। और अगर दोनों ही 2 2 हो गए तब भी हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और F4 के केसेस तो 6 होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर F4 ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ केस लिख रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ केस कितना हो गया, 3 यहां से इंटू 6, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 18 केसेस। ठीक है, अब फोर्थ केस की बात करते हैं। यहां से आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू, अभी हमने 4 देखा, 4 किस किस केस में आ सकता है, 5 किस किस केस में आ सकता है ना, तो उसके लिए F3 इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो 5 आने के लिए ये 1 ये 4, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ये 2 ले ले और ये 3 ले ले तो भी काम हो जाएगा, या 3 2 भी ले सकते हैं और 4 1 भी ले सकते हैं। तो ये सारे 4 केसेस होंगे। ठीक है, और F4 के भी ये 6 केस मिलेंगे हमें, 4 1 4 2 4 3 वाले। तो अलग अलग फंक्शंस बनते जाएंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे या नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे देख लेते हैं। तो 4 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो 4 6 जा 24। ठीक है, अब लास्ट केस देखते हैं जब 6 आ सकता है फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 6, और यही क्या है F3 का वैल्यू। तो 6 आने के लिए क्या करना होगा, ये 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, और ये 2 हो जाए, ये 5, तो ये 1। ठीक है, इन सब केसेस में हमें 6 मिल जाएगा फंक्शन का F3 का वैल्यू, और F4 की वैल्यूज तो सारे के सारी मिलेगी यहाँ से, है ना, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हैं टोटल, देख लो, ये 5 हैं और 6 F4 से मिलेंगे, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। 6 12 18 18 36 36 और 24 60 और 30 यहां से, तो 90। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ गए हमारे, 90। इनको सिंपली ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन का थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम 3 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, जो JEE मेन जून 28 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 6 7 विदाउट रिपीटेशन विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 हो या डिविजिबल बाय 6 हो, एक ही बात है। और डिविजिबिलिटी ऑफ 6 हमने सीखी है कंसेप्ट में, क्या कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए साइमल्टेनियसली, तो हम बोल सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि हमें विदाउट रिपीटेशन बनाना है, दैट मीन्स एक डिजिट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, और कितने डिजिट्स है हमारे पास अवेलेबल 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट्स में से हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, दैट मीन्स हम हमेशा एक डिजिट को स्किप करना होगा। ठीक है, और कौन से डिजिट को स्किप करें, उसके लिए हमें पता है कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि जो भी नंबर बनेगा उसका जो डिजिट्स है, डिजिट्स का सम हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स हम उस डिजिट को स्किप करेंगे जिसको स्किप करने के बाद बाकी जो डिजिट्स बची वो 3 से डिविजिबल हो जाए उनका सम। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कितना सम है इन सभी डिजिट्स का। तो 1 + 2 + 3 5 6 7, तो 1 2 3 6 11 17 और ये आ जाएगा 24। तो हमने देखा कि 24 तो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स सारे डिजिट्स को यूज करें तो 23 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है तो एक स्किप करेंगे। कौन सा करेंगे ये देख लेते हैं। अगर हम 1 को स्किप कर दें तो 24 - 1 है ना, बाकी को यूज करें तो 23 हमारा डिविजिबल नहीं होगा 3 से। लेकिन अगर हम 2 को स्किप कर दें तो यहाँ से 22 बचेगा, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 को स्किप कर दें और बाकी डिजिट्स को यूज करें तो 24 में 3
माइनस करेंगे तो 21 बचेगा, और 21 तो 3 से डिविजिबल ही होता है। दैट मीन्स हम 1 2 5 6 7 इन सभी डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, तो हमारा 3 डिजिट है ना 3 से डिवाइड होगा ही होगा वो नंबर। ठीक है, अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम आगे क्राइटेरिया लगाएंगे कि जो यूनिट पोजीशन है, यूनिट नंबर है, उस पर हमारा 2 इवन नंबर आना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, अब अगर हम बात करें 5 को स्किप करने की, तो यहाँ से आ जाएगा 19, और 19 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर हम 6 को स्किप कर दे तो हमारा जो सम है बाकी डिजिट से वो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स हम अनदर केस में 1 2 3 5 7 को यूज करते हुए भी 3 से डिवाइड होने वाला नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम 7 को स्किप कर दें तो यहां से बचेगा कितना, 17। तो 17 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स हम सिर्फ इन 2 सिचुएशंस में ही या इन 2 केसेस में ही 3 से डिविजिबल नंबर बना सकते हैं। तो या तो इससे बन जाए या इससे बन जाए, है ना, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे बनने वाले नंबर और इससे बनने वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल लगा के। तो देखते हैं कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, दैट मीन्स 5 बॉक्सेस बना लो सबसे पहले आप। ठीक है, अब यहां पर हमें 2 से भी डिविजिबल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि यूनिट प्लेस पर हम 2 और 6 को ही पुट कर देंगे। ठीक, तो यहां पर इस बॉक्स को हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, किसके साथ, 2 और 6 के साथ। ठीक है, अब जो हमारे अदर बॉक्सेस है उस पर कोई भी कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स हम 1 डिजिट तो यहां पर पुट कर चुके हैं, तो 2 या 6 है ना, और टोटल डिजिट है हमारी 5, तो 5 में से एक यूज कर चुके हैं, तो यहां पर बचेगा 4, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है वो दोबारा नहीं लिखनी है डिजिट। और यहां पर बचेगा 3 2 और 1। तो विदाउट रिपीटेशन के केसेस हम ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लस यहां से जो डिजिट्स बनेगी उनको भी हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गए हमारे 5 बॉक्सेस। इसमें भी हमें यूनिट प्लेस पर इवन नंबर पुट करना है, तो हम 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक ही नंबर है 2। अब एक डिजिट हम पुट कर चुके हैं, तो यहां पर कितने डिजिट्स बचेगी, 4 को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 2 को, और यहाँ पर 1 को। तो नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए, 4 3 2 1 एंड 2। तो ये तो इससे आए, और वहां से आने वाले को भी ऐड कर देंगे, 4 3 2 1 1। क्लियर है इतनी बात। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ जाएंगे, 4 3 12 24 और 48 प्लस 4 3 12 24। तो नंबर ऑफ नंबर्स आ गए हमारे ऐड करके 72। तो 72 ऐसे नंबर्स बनेंगे 6 डिजिट से, जो विदाउट रिपीटेशन होंगे और 6 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम 4 सोल्व करते हैं, जो अगेन एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है, और जो जेईई मेन मार्च 17 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। टीम ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड n गर्ल्स, and team B has 4 boys and 6 girls. If a total of 52 single matches can be arranged between these two teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl, then n is equal to। तो यहाँ पर n फाइंड आउट करना है। n क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन टीम ए, है ना। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि उनके बीच में 52 सिंगल मैचेस होते हैं। ठीक है, तो मैच के थ्रू हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे और उसकी हेल्प से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टीम में कितने कितने मेंबर्स हैं। तो टीम ए के अंदर है 7 बॉयज एंड n गर्ल्स, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। और टीम बी के अंदर है 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। और यहाँ पर यह भी है कि जो बॉय है वो बॉय के अगेंस्ट ही खेलेगा। दैट मीन्स जो टीम ए और टीम बी के बीच में जो मैचेस होंगे वो बॉय बॉय के होंगे और गर्ल्स गर्ल्स के होंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस बॉयज के बीच में कितने होंगे। तो मैच करने के लिए हमें सिंगल मैच है, दैट मीन्स ए टीम से एक बॉय चाहिए, तो 7C1 इनटू मैच होने के लिए बी टीम से भी एक बॉय चाहिए, तो 4C1। ठीक है, तो ये तो बॉय के मैचेस हो गए।
और गर्ल्स के मैचेस भी करने हैं, दैट मीन्स हम ऐड कर देंगे तो गर्ल्स के मैचेस कितने होंगे, तो ए टीम से एन में से हमें एक गर्ल को चूज करना है और बी टीम से 6 गर्ल्स में से हमें 1 गर्ल को चूज करना है। तो ये टोटल ये गर्ल्स के मैचेस हो गए बॉयज़ के, तो दोनों को ऐड करेंगे, दैट मीन्स ये आ जाएगा 52। था ना कितना आसान। अब बस यहाँ से थोड़ा सोल्व करना है। तो 7C1 4C1 सब NC1 है, तो जो NC1 है वो हमेशा क्या होता है, n होता है। ठीक है, ये सब आपको याद ही होना चाहिए। तो NC1 कितना हो जाएगा, सॉरी 7C1 यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 4C1 आ जाएगा 4 प्लस NC1 आ जाएगा n इंटू 6 इक्वल्स टू 52। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से आ गया 7 4 जा 28, उसको हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 6n इक्वल्स टू 52 माइनस 28, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो n आ गया यहाँ से 24/6, तो n आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन टीम ए कितनी है, 4 है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम 5 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, जो जेई मेन मार्च 17 2021 के आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। इफ द साइड्स AB, BC and CA of a triangle ABC have 3, 5 and 6 interior points respectively, then the total number of triangles that can be constructed using these points as vertices is equal to। तो हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है ABC कुछ ऐसा है, सपोज ये A है, ये B है और ये C है। तो AB के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ये हो गया 1 2 एंड 3। और BC के ऊपर है 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस। और CA के ऊपर है 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन 6 ट्राइंगल से, इन 6 पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं ये हमें बताना है। तो कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर और सपोज 1 यहाँ पर। तो हम 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्राइंगल बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन पॉइंट से हम कितने पॉइंट्स ऐसे ले सकते हैं जिनसे ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। पहले हमें 3 पॉइंट्स किसी भी तरीके से लेने हैं, तो क्या करना है कि हम AB से 1 पॉइंट ले ले, BC से 1 पॉइंट ले ले और CA से 1 पॉइंट ले ले, तो कुछ ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एक एक पॉइंट लिया तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम, AB में कितने पॉइंट्स है, 3, तो 3C1। और ट्राइंगल बनाना है तो हमें CA से भी एक लेना होगा और BC से भी एक, तो ये आ जाएगा 5C1 एंड 6C1। अब बात करते हैं, ये तो हो गए एक एक पॉइंट हमने सबसे ले लिया है ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 पॉइंट्स हम AB से ले लें और 1 पॉइंट हम BC से ले लें, कुछ इस तरीके से। तो ये भी तो एक हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो इसके कितने केसेस बनेंगे ये देख लेते हैं। तो AB से क्या करना है, 2 पॉइंट्स लेने हैं, दैट मीन्स 3C2, है ना। 3 पॉइंट्स में से हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। एंड ट्राइंगल बनाना है तो BC से भी हमें 1 पॉइंट लेना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 5C1, ये एक केस हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम AB से तो 2 पॉइंट्स ही ले, लेकिन CA से ले ले 1 पॉइंट, है ना, वहाँ से भी तो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 3C2 कि AB से तो 2 ले लिए, बट हमने AC से या CA से लिए 1 पॉइंट, है ना, 6C1। ओके, अब ये तो हो गई AB से 2 पॉइंट्स लेने की बात और बाकी से 1 पॉइंट। बट हम क्या कर सकते हैं कि BC से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे ये वाले 2 पॉइंट हो गए, और सपोज CA से ले लिया 1 पॉइंट, कुछ ऐसे, ये भी ट्राइंगल्स बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो BC से ले लेंगे 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स 5 पॉइंट्स में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, एंड कोई भी पॉइंट, है ना, AB से ले लो तो 3C1,
और क्या कर सकते हैं कि 5C2 एंड 6C1 कि हम इससे भी 1 पॉइंट ले लें और BC से तो 2 पॉइंट ले ही रहे हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम CA से 2 पॉइंट्स ले लें और ऐसे BC से 1 पॉइंट ले लें। ठीक है, तो सारे के सारे केसेस हमें देखने होंगे। तो यहां पर आ जाएगा 6C2 एंड पहले AB को कंसिडर कर लेते हैं, तो 3C1 प्लस 6C2 एंड ये आ जाएगा 5C1। तो ये सब हमारे पॉसिबल केसेस हो गए। हम 3 पॉइंट्स किसी भी साइड से नहीं ले सकते। सपोज हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए, बट ये क्या हो गए, तीनों कोलिनियर हो गए। दैट मीन्स इनसे तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो हमने वही केसेस लिए हैं जिनसे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा 3C1 3, 5C1 5, 6C1 6 प्लस 3C2 कितना होगा, 3C2 हो या 3C3 माइनस 2 हो, है ना। क्या होता है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो 3C2 हो या फिर 3C3 माइनस 2 हो तो 3C1 ही हो जाएगा। तो दोनों एक ही बात है। दैट मीन्स हमारा 3C2 का वैल्यू भी होगा 3 और 5C1 तो 5 रहेगा ही, प्लस यहाँ पर भी अगेन 3C2 है तो ये भी 3C1 दैट मीन्स 3 और 6C1 ये आ जाएगा 6। ये वाला देखते हैं 5C2, तो 5 को लिखो 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। 5 का डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 इंटू 4 और जितना भी नीचे है उसका फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3C1 आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे क्या है 5C2 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 6C1 तो ये आ जाएगा 6। और कौन सा केस है, ये वाले केसेस हैं 6C2 वाले। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3C1 तो 3 प्लस लास्ट में क्या आएगा 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 5C1 तो ये आ गया हमारा 5। ठीक है, ये सब हमने सोल्व करके लिख लिया। अब एक स्टेप और करते हैं इसमें। तो यहां से देखो ये आ जाएगा 6 5 जा 30 और 90 15 और ये 18 प्लस 2 से 4 गया 2 टाइम्स तो 5 2 जा 10 30। सिमिलरली 2 से यहाँ पर 4 गया 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 60 आपका। और यहाँ से कितना बचेगा 2 से 6 गया 3 टाइम्स तो 45 प्लस 2 से 6 गया अगेन 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा आपका 75। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 333। ठीक है, सिंपल समेशन है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से केसेस में हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो यहाँ से 333 में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 6 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, जो JEE मेन February 24 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। चलिए देखते हैं। अ साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 Indians and 8 foreigners which includes at least 2 Indians and double the number of foreigners as Indians. Then the number of ways the committee can be formed. तो हमें कमेटी बनानी है, उसके लिए क्या है, हमें कुछ इंडियंस चाहिए और कुछ फॉरेनर्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 6 तो इंडियंस हैं एंड 8 फॉरेनर्स हैं। और कमेटी बनाने का क्या तरीका है, वो है कि कमेटी शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 इंडियंस। दैट मीन्स 2 इंडियंस हो या 3 इंडियंस हो 4 इंडियंस हो, है ना, अप टू 6 तक हम जा सकते हैं। और फॉरेनर्स कितने होने चाहिए, डबल होने चाहिए। किसके डबल, जितने भी इंडियंस हैं उसके डबल फॉरेनर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम 2 इंडियंस सेलेक्ट कर लें और 2 के डबल फॉरेनर चाहिए दैट मीन्स 4 फॉरेनर, तो हमारा काम बन जाएगा, कमेटी बन जाएगी। और क्या केस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 इंडियंस ले लो और 3 के डबल 6 फॉरेनर ले लो, यहाँ से भी हमारा कमेटी बन जाएगा क्योंकि हमें कमेटी बनाना है अल्टीमेटली। और अगर हम 4 इंडियंस ले ले तो हमारे पास 8 फॉरेनर हमें लेने होंगे, है ना। अब देखो 5 इंडियंस तो ले सकते हैं लेकिन उसका डबल कितना हो जाएगा 10 फॉरेनर, लेकिन हमारे पास 80 फॉरेनर है।
दैट मीन्स हम इतने ही केसेस में कमेटी बना सकते हैं, या तो इससे बन जाए या इससे बन जाए या इससे बन जाए, तो यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए देखते हैं। तो 6 इंडियंस में से हमें 2 इंडियंस चूज करने हैं, दैट मीन्स 6C2, एंड कमेटी बनानी है तो 8 फॉरेनर में से 4 फॉरेनर भी चूज करने होंगे, तो 8C4। तो ये एक तरीका हो गया कमेटी बनाने का, और ये भी हो सकता है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, इससे भी बना सकते हैं। तो 6 इंडियन में से 3 इंडियन चूज कर लेंगे, तो 6C3 इंटू 8 फॉरेनर में से 6 फॉरेनर चूज कर लेंगे, दैट मीन्स 8C6। सिमिलरली यहाँ पर 6 इंडियन में से 4 फॉरेनर इंडियन चूज कर लेंगे, और 8 फॉरेनर में से 8 फॉरेनर कंप्लीटली चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ कमेटी आ गई। ठीक है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना। C है तो C6 इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है NCR का, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो इससे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 625। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 7 जो MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, जे मेन सितंबर 6, 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में आ चुका है। 2 families with 3 members each and 1 family with 4 members are to be seated in a row. In how many ways can they be seated so that the same family members are not separated? तो फैमिली के जो मेंबर्स है वो सेपरेट नहीं हो रहे, या ये बोल सकते हैं कि फैमिली के मेंबर्स को एक साथ रखना है। तो जब भी हम एक साथ रखने की बात करते हैं तो उनको एक बॉक्स में या उन ऑब्जेक्ट्स को एक बैग में डालने की बात करते हैं। ठीक है, सपोज ये फैमिली मेंबर्स, ये मैंने रूम बना दिए, है ना, बॉक्स या बैग में तो आएंगे नहीं, तो ये 3 रूम्स मैंने बना दिए। तो ये फर्स्ट जो फैमिली है उसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना, 2 फैमिलीज हैं, तो 2 फैमिलीज में 3 मेंबर्स ईच हैं, और जो ये अलग से फैमिली है इसमें 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कितनी यूनिट्स है टोटल जिनको हमें घुमाना है या परम्यूटेट करना है, ये हो गई हमारे पास 1 2 3, और इनके जो मेंबर्स है वो एक साथ ही होने चाहिए। तो सबसे पहले इनके परम्यूटेशन की बात करते हैं, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज, तो देखते हैं 3 यूनिट्स है, तो ये तो हो गए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो मेंबर्स हैं विद इन द रूम उनको भी हमें घुमाना है या परम्यूटेट करना है, अरेंज करना है, दैट मीन्स ये हो गए 3, और जो सेकेंड फैमिली है उसमें भी 3 मेंबर्स है तो फैक्टोरियल 3, और जो 4 मेंबर्स वाली फैमिली है उसको भी अरेंज करना है, दैट मीन्स फैक्टोरियल 4। ठीक है, इतनी बात, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है सब मल्टीप्लाई में है, ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 और फैक्टोरियल 4, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 8 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, जो जे मेन सितंबर 3, 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में आ चुका है। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1P0 माइनस 3 इंटू 2P1 प्लस 4 इंटू 3P2 माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू 51st टर्म प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 51st टर्म इज इक्वल टू, तो इन ब्रैकेट्स को सोल्व करके हमें एक फाइनल आंसर चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 इंटू 1P0 कितना हो जाएगा, सिंपली 1 ही होगा वो, तो माइनस 3 इंटू 2P1, तो 2P1 को शॉर्ट में कैसे एक्सपेंड करना बताया हुआ है मैंने। 2P1 को 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कितनी बार, जितना नीचे लिखा हुआ है कितना 1 है तो सिर्फ 1 ही लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 3P2, दैट मीन्स 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2। समझ में आई बात, ये सब हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर चुके हैं जब हमने परम्यूटेशन सीखा था। तो यहां पर अप टू 51st टर्म लिखना है, अप टू 51st टर्म।
अब सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं, उसमें क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ऐसे ही माइनस प्लस अप टू 51st टर्म है इसमें भी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म में 1 फैक्टोरियल है, सेकेंड टर्म में 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 3 फैक्टोरियल है। तो 51st टर्म में क्या होगा, 51 फैक्टोरियल होगा। समझ में आई बात। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि माइनस का होगा या प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटली साइन चेंज हो रहे हैं। तो देखो जो ऑड नंबर वाला फैक्टोरियल है वो प्लस साइन के साथ है और इवन नंबर वाला फैक्टोरियल वो माइनस साइन के साथ है। तो यहाँ पर इसीलिए हम प्लस 51 फैक्टोरियल लिख लेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 क्या हो गया है, 2 फैक्टोरियल है ये तो बेसिकली, ऑल राइट। और माइनस 3 इंटू 2, तो माइनस 3 इंटू 2 तो कुछ नहीं है, बट अगर इसमें सिंपली हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा बन गया 3 फैक्टोरियल, तो माइनस 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 2 के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही माइनस प्लस करके अप टू 51st टर्म हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म है वो 2 फैक्टोरियल है और सेकंड टर्म 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स एक ज़्यादा है, और थर्ड टर्म है 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 51st टर्म क्या होगा, 52 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो 52 फैक्टोरियल यहाँ पर हम लिख सकते हैं इजीली। और अब साइन भी देखना है हमें कौन सा होगा। तो जो इवन नंबर वाले फैक्टोरियल है उनके साथ प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और ओड वाले के साथ माइनस आ रहा है इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी जो इवन नंबर वाला फैक्टोरियल है इसमें प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। और इससे पीछे वाला जो फैक्टोरियल होगा वो कितना होगा, 51 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ही बढ़ रहा है, और ये होगा माइनस साइन के साथ। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे टर्म्स होंगे फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 52 तक। और अगर हम सेकेंड ब्रैकेट को लिखें तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, है ना, माइनस, और लास्ट में आएगा प्लस फैक्टोरियल 51। अब यहाँ से देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 प्लस का है और फैक्टोरियल 2 यहाँ पर माइनस का है, तो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा आपस में। सिमिलरली फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस, ऐसे ही फैक्टोरियल 4 प्लस का है और यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 4 माइनस का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे आपस में। और देखो यहाँ पर प्लस 51 फैक्टोरियल है और यहाँ पर माइनस 51 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसके सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए एक्सेप्ट 1 फैक्टोरियल, और इसके भी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए एक्सेप्ट 52 फैक्टोरियल। तो चलिए इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 दैट मीन्स 1 ही रहेगा प्लस फैक्टोरियल 52। तो ये हमारा थोड़ा सोल्व करके आ गया इन दोनों ब्रैकेट्स को। देख लेते हैं आंसर मैच कौन सा कर रहा है। तो ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बट ये 1 प्लस फैक्टोरियल 52 ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रॉब्लम 9 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है और JEE मेन सितंबर 2020 के आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। लेट n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located along a circular path. Each pair of stations is connected by a straight track only. Further, each pair of nearest stations is connected by blue line, whereas all remaining pair of stations are connected by red line. If the number of red lines is 99 times the number of blue lines, then the value of n. तो हमें n फाइंड आउट करना है, मीन्स नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस फाइंड आउट करने हैं जो भी कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो जो मेट्रो स्टेशंस है सिटी के अराउंड वो सर्कुलर पाथ में लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन सपोज ये हो गए हमारे मेट्रो स्टेशंस कुछ इस तरीके से, है ना, सर्कुलर पाथ पे। तो हमारे n मेट्रो स्टेशन है तो हमें नंबर नहीं पता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी n लगा देंगे, है ना। टोटल n मेट्रो स्टेशन है, बट यहाँ पर कंडीशन है कि स्ट्रेट ट्रैक से ही कनेक्टेड है,
दैट मीन्स कुछ यहाँ से हम स्ट्रेट ट्रैक बनाएंगे। और दो चीजें और गिवन है कि जो एडजेसेंट या नियर वाले हैं वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है और जो दूर वाले हैं बाकी रिमेनिंग वो रेड लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो ब्लू लाइन से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये कनेक्ट हो गया एडजेसेंट वाला, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये कुछ इससे कनेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से एडजेसेंट वाले कनेक्टेड हैं। बट जो दूर वाले हैं वो रेड लाइन से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। और भी स्टेशंस कनेक्टेड हो सकते हैं, बट एडजेसेंट के अलावा जो भी कनेक्टेड है वो रेड से कनेक्टेड है। ठीक है, सारे बनाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहां पर देखो कंडीशन गिवन है कि जो हमारी रेड लाइन है ना, नंबर ऑफ रेड लाइंस इज इक्वल टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। तो हमें बस नंबर ऑफ रेड लाइन और नंबर ऑफ ब्लू लाइन फाइंड आउट करना है। तो जो ब्लू लाइन है वो क्या है, देखो जो भी ये एन साइडेड पॉलीगन बनेगा तो उसके एडजेसेंट वाली है ना ब्लू लाइंस, तो जितने भी यहाँ पर वर्टिसेस होंगे उतने ही साइड्स हो जाएंगे। जैसे कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती है तो 3 ही साइड्स हो जाती हैं। सिमिलरली तो जो एन बी है वो हो जाएगा हमारा सिंपली एन। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रेड लाइंस कितनी होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एन साइडेड पॉलीगन बनेगा उसमें नंबर ऑफ रेड लाइंस है हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये ब्लू लाइन तो साइड हो गई और रेड लाइन हो गई डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें एन में से 2 को सिलेक्ट करना है और एडजेसेंट साइड को माइनस करना है। ठीक है, एन को। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ एन साइडेड पॉलीगन, जो हमने सीखा भी हुआ है कंसेप्ट में। और ये हो जाएगा 99 एन के इक्वल। ठीक है, तो एन यहां पर जाकर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 एन। और NC2 क्या होगा, एन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो एन इंटू एन माइनस 1 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे और एन उधर जाके ऐड होगा तो ये आ जाएगा 100 एन। ठीक है, अब यहां से एन कैंसिल तो एन माइनस 1 बचेगा और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 200। तो माइनस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 201। तो नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन कितने हो गए हमारे पास, 201। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, तो इस तरीके से हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फिर प्रॉब्लम 10 देख लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ 19 CP 20 CQ एंड 21 CR रेस्पेक्टिवली, देन ऑप्शंस में है A/11, B/22, C/21। तो हमें ABC की जो ग्रेटेस्ट वैल्यूज होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है और फिर उनका रेशो निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 19 CP कब ग्रेटेस्ट होगी। तो यहां पर हमें पता है कि जो n है वो ओड नंबर है, तो हमने बताया था कि जब ओड नंबर हो तो क्या करते हैं 19 माइनस 1/2 और 19 प्लस 1/2। ठीक है, इन पोजीशन पे r की वैल्यू ये होने पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और 20 यहाँ पर n इक्वल्स टू 20 तो इवन हो गया, तो यहाँ पर कहाँ पर मिल जाएगा 20/2 पर ही हमें ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगा। ये फिर से ओड नंबर है तो यहाँ पर क्या करना होगा 21 माइनस 1/2 और 21 प्लस 1/2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 9 और 10। ठीक है, तो 19C9 या 19C10 दोनों पे ही हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 है ना, 10th पोजीशन पे मिल जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा 21 माइनस 1 20, तो 10 और ये आ जाएगा 11 आपका। ठीक है, तो अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19C9 है ना, 10 भी ले सकते हो, एक ही बात रहेगी। और b की अगर हम बात करें तो b की वैल्यू क्या है 20CQ है ना, तो ग्रेटेस्ट होगी 20C10। और अगर हम c की बात करते हैं तो ये है 21CR की ग्रेटेस्ट वैल्यू
है ना, तो ये आ जाएगा 21, C10 भी ले सकते हैं और C11 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए C11 ले लेते हैं, सेम ही वैल्यूज देंगे वो दोनों। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें रेशो लेना है, तो कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो 19C9 के सिमिलर आ जाए, क्योंकि ये टर्म इससे छोटा ही है ना, 19C9, 20C10 और ये एक एक बढ़ते जा रहा है ना। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो हमने सीखा था, NCR इक्वल्स टू N/R इंटू N-1CR-1, ठीक है। तो हम एक एक कम कर सकते हैं और बदले में हमें N/R से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम 20C10 को लिख सकते हैं 20/10 इंटू 20-1, दैट मीन्स 19, और C10-1, तो ये आ गया 9। तो ये भी हमें यही टर्म मिल गया है, समझ में आ रही है बात। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21/11 इंटू ये कितना आ जाएगा 20C10, है ना। और 20C10 को अगेन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 21/11 तो रहेगा ही, और 20C10 को ये टर्म लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 20/10 19C9। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि सभी को हमने 19C9 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। तो यहां से कितना हुआ, 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 19C9 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम 10 से 20 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बचेगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 21/11, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और ये आ जाएगा 19C9, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि हमें 19C9 की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करेंगे हम, ये मान लो कि 1 इंटू इससे है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा A/1, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आई, 19C9 की। और अगर यहाँ से भी हम वही सोचे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा B/2, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से हम 19C9 की वैल्यू देखें तो 21 इंटू 2 कितना हो गया 42, तो ये हमारा नीचे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा C/42/11 इक्वल्स टू 19C9। क्लियर है इतनी बात। तो कुछ तो आ रहा है ना, कोई तो नंबर आ रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि A/1 तो कोई भी नहीं है, तो हमें आंसर मैच करना है अपना। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये 11 है, 11 को हटा दे अगर हम, तो 42 कहीं ना कहीं बन रहा है ना। तो 11 को कैसे हटाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। तो 11 को कैसे लिख सकते हैं, 11 ऊपर जा सकता है, तो A/1 इक्वल्स टू B/2 इक्वल्स टू 11C/42 इक्वल्स टू 19C9, ये लिखा जा सकता है। अब हमारा 11 ऊपर आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं सभी टर्म्स में। तो क्या होगा उससे कि 11 हमारा ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो सभी टर्म्स में 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा A/11, B/2 ऑलरेडी है, तो 11 इंटू 2 22 इक्वल्स टू C/42, 11 कैंसिल इक्वल्स टू आ जाएगा 1/11 इंटू 19C9। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, इसी के बारे में हमसे पूछा गया है ना, यहां तक का। तो इस टर्म का हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, A/11, B/22 और C/42। तो C/42 तो यहीं पे है और A/11 है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम 11 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, जो JEE मेन जनवरी 7, 2020 के आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। The number of ordered pairs R, K for which 6 into 35 CR equals to K square minus 3 36 CR plus 1 where K is an integer। तो हमें R, K की वैल्यूज बतानी है, इतने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। उसके लिए हमें R और K की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 35 CR है और यहाँ पर है 36 CR प्लस 1, तो एक एक ज़्यादा है C में, तो अगेन हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है। NCR इक्वल्स टू होता है N/R N-1 CR-1, तो एक एक यहाँ पर माइनस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो
तो अब देखो क्या बनेगा यहाँ से वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 35 CR, इसको तो एज इट इज रखेंगे, और ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3, और 36 CR प्लस 1 से आएगा 36 अपॉन R प्लस 1। ठीक है, जो भी ऊपर है और जो भी नीचे है वो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, इनटू ये बचेगा एक कम, तो 36 माइनस 1 35, और C R प्लस 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो R बचेगा सिंपली। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ से 35 CR कैंसिल हो गया, और 6 से 36 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर तो सिंपल 1 बचा, तो ये जो R प्लस 1 डिनोमिनेटर में, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, R प्लस 1 इक्वल्स टू ये 6 है तो 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से इस टर्म में, तो 6 के स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, और 1 को भी उधर ले जाएंगे तो R इक्वल्स टू 6 के स्क्वायर माइनस 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 19। तो ये हमारी एक कंडीशन आ गई है R और K को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 35 CR है, तो जब हम NCR की बात करते हैं तो जो R की वैल्यू है वो N के इक्वल या N से छोटी और 0 से इक्वल या 0 से बड़ी, तो R इज बिटवीन 0 एंड N, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो 35 CR है तो R इज बिटवीन 35 एंड 0, और 0 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है। क्लियर है बात। अब देखो R K की क्या क्या वैल्यूज हम पुट करें कि R इसके बीच में आए। ठीक है, तो K की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये 6 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 19, तो R की वैल्यू माइनस 19 तो हो नहीं सकती है क्योंकि R इज बिटवीन 0 एंड 35। तो अगर K की जगह हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 19, तो माइनस 13 बचेगा। अब नेगेटिव तो वैल्यू नहीं होनी चाहिए R की, बट अगर हम K की वैल्यू प्लस माइनस 2 रखते हैं, है ना, तो प्लस 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 24, तो 24 माइनस 19 हो जाएगा 5। तो K की वैल्यू जब भी प्लस माइनस 2 होगी तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 5, क्योंकि माइनस 2 रखने पे भी स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा, और 6 4 जा 24 माइनस 19 तो 5 ही आएगी। और अगर हम K की वैल्यू प्लस माइनस 3 रख दे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर रखेंगे, है ना, तो 9 हो जाएगा, 9 6 जा 54, और 54 में से 19 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 35, है ना, तो 35 तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, इसीलिए K इक्वल्स टू अगर प्लस माइनस 3 हो जाएगा तो R की वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, लेकिन अगर K की वैल्यू हम प्लस माइनस 4 रख देंगे तो 4 4 जा 16, और 16 9 जा 16 6 जा हो जाएगा 96, और 96 माइनस 19 तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा देन 35। तो यही हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी। अब देखते हैं इनसे ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं। तो हमें RK बनाना है, दैट मीन्स R अगर 5 रखेंगे तो K की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, और अगर 5 रखेंगे तो -2 पे भी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन। और इनसे देखते हैं कितना बनेगा, तो 35 माइनस 3 और 35 प्लस 3, तो ये 4 वैल्यूज हमारी या 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जो कहाँ से आई है, नन अदर देन बट इस कंडीशन से। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ये ऑर्डर्ड पेयर्स 4 हो गए, तो हमारा आंसर 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 12 जो अगेन MCQ विद 1 करेक्ट आंसर है, और ये 2 टाइम्स आया है जेईई मेन में, जनवरी 9 और अप्रैल 8 2019 के आफ्टरनून शिफ्ट में। चलिए देख लेते हैं। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो हम एक ही डिजिट को बार बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो नंबर होना चाहिए 4321 से ग्रेटर। 4 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 बॉक्सेस बना लो। ठीक है,
यहाँ पर इवन ओड वाली तो कोई बात नहीं है, दैट मीन्स हमारे यूनिट प्लेस पे जो बॉक्स है उस पर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कहाँ कंडीशन है, जो लास्ट में है, ठीक है, क्योंकि अगर 4 से छोटा हमने कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ पर 4 3 2 1 से बड़ा बनाना है ना, अगर हमने पहला ही यहाँ पर अगर 2 डाल दिया तो वो नंबर छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम रिवर्स वे में चलेंगे। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर डाल देते हैं, कौन सा है हमारे पास 5। तो अगर हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया है ना, जिसको एक ही तरीका है फिल करने का, 5 से फिल कर दो। तो 5 से फिल कर दिया तो यहाँ पर इन तीनों जगह पे कोई भी डिजिट आप डाल दो तो 4 3 2 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ही डायरेक्ट 5 से बड़ा नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पर हम 6 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट पुट कर दो। और रिपीटिशन अलाउड है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 6 टाइम्स और यहाँ पर भी 6 टाइम्स। 5 के डालते ही 5000 से बड़ा हो जाएगा ये नंबर, और हमें तो 4000 से ही जस्ट चाहिए। और क्या तरीका हो सकता है देखते हैं। तो 5000 से बड़े वाले हमने सारे देख लिए, बट अगर हम 4000 से देखें, है ना, क्योंकि हमें तो 4321 से ही बड़ा देखना है ना, तो यहाँ पर अगर हम 4 को पुट कर दे, 1 वे है ना पुट करने का। और सेकंड प्लेस पर क्या क्या आ सकता है ये देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हमने एक बार यहाँ पर 4 पुट कर दिया तो सेकंड प्लेस पर 3 है, तो 3 से कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, है ना, या तो हम 4 पुट कर दे अगेन, या 5 पुट कर दे, है ना, या तो 4 पुट कर दे या 5 पुट कर दे, 2 वेज में फिल हो जाएगा। तो हमेशा आगे कुछ भी लिखे, यहाँ पर 4 या 5 आगे कुछ भी लिखे वो बड़ा ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम 6 और 6 वेज में इनको फिल कर सकते हैं। और क्या केस हो सकते हैं देखते हैं। तो ये हमारे हो गए 4 बॉक्सेस, यहाँ पर हमारा 4 हम पुट कर रहे हैं, 1 वे है। सेकंड प्लेस पे हमने 4 और 5 यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन उससे भी छोटे हो सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है ना जो 4 और 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर उसी केस में हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं अगर। तो थर्ड प्लेस पे इससे बड़ा हो तो 2 से बड़ा आना चाहिए कोई भी नंबर। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है, 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर हम इसको 3 वेज में फिल कर सकते हैं, या तो 3 से या 4 से या 5 से, ठीक है। तो 3 4 5 अगर हमने थर्ड प्लेस पर पुट कर दिया और पहले 43 है, तो लास्ट में हम कोई भी नंबर लिखे तो वो बड़ा ही होगा, है ना, 4 3 2 1 से। तो यहाँ पर हम इसको 6 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। अब बात करते हैं लास्ट केस की। तो यहाँ पर भी अगेन हम 4 बॉक्सेस बना लेंगे। फर्स्ट में हम 4 पुट कर देंगे तो 1 टाइम आएगा। सेकंड में हम 3 पुट कर देंगे, ये कितने वेज में फिल हो सकता है, 1 वे में फिल हो सकता है। अब थर्ड प्लेस पे हमने लास्ट टाइम 3 4 5 लिखा था, है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर दें, एग्जैक्टली 2 पुट कर दें, तो उसको हम 1 वे में फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो 4 3 2 तो आ गया है, बट लास्ट में क्या है, 1 है, लेकिन हमें बड़ा नंबर चाहिए। दैट मीन्स 1 से बड़ी डिजिट चाहिए कोई ना कोई, तो 1 को छोड़ दो और 0 को भी छोड़ दो। 2 3 4 5, दैट मीन्स इसको हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से, 2 से, 3 से और 4 से और 5 से। समझ में आई बात। इसके अलावा आप कोई भी और केस नहीं बना सकते, क्योंकि 4 3 2 तक तो आ ही गए हम, और जो 1 है 1 से बड़े हमने ले लिए। तो ये सारे के सारे बड़े नंबर वाले केसेस हमने कंसिडर कर लिए। या तो ये आ जाए, ये आ जाए, या ये। तो और का सेंस है, दैट मीन्स हम यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे देखते हैं। तो यहाँ से 6 6 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 216 प्लस, अब इनको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 6 6 36 और 2 72। फिर से ऐड करेंगे, है ना, तो 6 3 जा 18 प्लस 4 इंटू 1, सबकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा ये। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 216 को 4 के साथ ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 220 प्लस 72 को 18 के साथ ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 90। और इनको सिंपली ऐड करेंगे तो ये आ गया 310। तो 310 हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए प्रॉब्लम 13 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। तो 31 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें 10 आइडेंटिकल है और 21 डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। तो उसमें से हमें 10 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, ठीक है। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? या तो हम ऐसा कर सकते हैं केसेस बना के कि 10 के 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट चूज कर ले और एक भी डिस्टिंक्ट चूज ना करे, ठीक है। आई से मैंने आइडेंटिकल को रिप्रेजेंट किया और डी से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये एक केस हो सकता है। तो हमारे 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 आइडेंटिकल चूज कर ले और 1 डिस्टिंक्ट चूज कर ले, यहां से भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस से जो आएंगे उसको हम ऐड कर दें क्योंकि दोनों से ही काम हो रहा है, या तो इससे या इससे। और कौन से केस हो सकते हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम 8 आइडेंटिकल चूज कर ले और 2 डिस्टिंक्ट चूज कर ले, है कि नहीं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 आइडेंटिकल और 3 डिस्टिंक्ट। तो ऐसे ही बढ़ते 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 ये चला जाएगा 0 आइडेंटिकल और 10 के 10 हम डिस्टिंक्ट चूज कर ले। तो ये सारे के सारे केसेस होंगे और हम इन के नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे चूज करने के। तो 10 आइडेंटिकल हमें ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, है ना। और हमारे पास 10 ही है आइडेंटिकल, 10 आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल में जब हम चूज करते हैं तो मैंने बताया था n में से अगर कोई भी r पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चूज करने हैं तो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि वो जितने भी हमें चूज करने हैं, मान लो यहाँ पर 10 चूज करने तो 10 के 10 उठा लो, उसमें कुछ भी अलग तो रहेगा नहीं, है ना। तो एक ही तरीके से हम चूज कर सकते हैं। और ये टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें ये भी करना होगा एंड ये भी करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो 0 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 0 डिस्टिंक्ट मीन्स हमें 21 में से 0 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। समझ में आई बात? प्लस ये तो एक केस हो गया। दूसरे केस में क्या होगा? हमें 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 9 आइडेंटिकल चूज करने हैं। तो वही सेम एक ही तरीका होगा आइडेंटिकल को चूज करने का। एंड 21 में से 1 को चूज करना है जो कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो 1 into 8 आइडेंटिकल एक ही तरीके से चूज हो सकता है और 21 C2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा हमारा? 0 आइडेंटिकल, ठीक है। तो n में से, या यहाँ पर जैसे 10 दिए हुए, 10 आइडेंटिकल में से 0, दैट मीन्स एक भी नहीं चूज करना है। तो उसका भी एक ही तरीका होता है कि कोई भी चूज ना करो, ठीक है। तो 1 into और 10 डिस्टिंक्ट चूज करने हैं, दैट मीन्स 21 C10, क्योंकि डिस्टिंक्ट कितने हैं? 21 है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा 1 हटा के लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा n इक्वल्स टू 21 C0 प्लस 21 C1 प्लस 21 C2 प्लस 21 C3 और ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 तक बढ़ते जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 21 C10, ठीक है। अब इसको कैसे आंसर में चेंज करें, क्योंकि हमें आंसर चाहिए 2 की पावर 20 इस फॉर्म में, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचो कि हम इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चंस पे 10 to 15 मिनट्स स्पेंड कर सको, ठीक है। बहुत ही टीडियस वर्क हो जाएगा। तो और क्या हो सकता है? अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो ये 0 1 है, इसको r मान लो, इसको r - 1, तो ये हो जाएगा 21 + 1 कितना? 22 C1, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी करोगे तो एक टाइम के बाद आप स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 21 C1 और ये कितना बन जाएगा ऐड करके प्रॉपर्टी लगा के 22, है ना, C3। अब आगे नहीं आप कर सकते क्योंकि ये 1 आ गया है, ये आ गया है 3। तो इस तरीके से भी आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा था जो बायनोमियल थ्योरम में हम अच्छे से सीखते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे उस रिजल्ट को, ठीक है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट्स में क्या
कि ध्यान से देखो कि ये 0 से 1 2 3 अप टू 10 जा रहा है ना, और जो ऊपर है वो सेम नंबर है 21। तो 21 को आप क्या लिख सकते हो, 21 इक्वल टू होता है 2 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से 2 इंटू 10, ठीक है, और 10 तक ही हम जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको n कंसिडर कर ले, ठीक है, तो एक रिजल्ट हम यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कौन सा, 2n प्लस 1 C0 प्लस 2n प्लस 1 C1, क्योंकि ऊपर तो 21 ही रखना है तो 1 ही रहेगा, 2n प्लस 1 C2, है ना। ये ऐड होते कहां तक जाएगा, 2n प्लस 1 C, है ना, n तक जाता है ये। और इसका रिजल्ट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ताकि हम डायरेक्टली यूज कर सके। तो रिजल्ट होता है 2 की पावर 2n, ठीक है। जहां तक भी हम जा रहे हैं जो भी n है इसमें उतना ही उसका ट्वाइस 2 की पावर में रखना है। तो अब देखो हमने n देखा यहां पर कि 10 हो सकता है ना। तो यहां से जो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहां से कंपेयर करके n इक्वल टू, है ना, 10 लिखते जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है। ये तो आंसर है, लेकिन इसमें n की जगह क्या रखना है, 2 इंटू 10, ओके। अब n की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 20 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट नहीं याद हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपसे ये रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा, या और कोई रिजल्ट जो हमने लिखाए हुए हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टेप में यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा कि आप सारे के सारे जो भी कंसेप्ट है, जो भी हमने पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो आप जरूर से याद कर लो, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम 14 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 5000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड एंड आर मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो इन डिजिट से बन जाए और जो 2000 और 5000 के बीच में हो, और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशन, लेकिन चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 3 से चेक करना है कि वो डिविजिबल है नहीं, या, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं, और वो डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल ही होगा। तो यहाँ पर जो डिजिट से बनाना है उनको देख लेते हैं क्या उनका सम आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल तो नहीं है 10, लेकिन हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, तभी तो वो 2000 से 5000 के बीच में होगा। तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिजिट है 5, तो हमें एक डिजिट कोई भी स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो यहां पर हम कौन सी डिजिट स्किप करें, अगर 0 स्किप कर दे तो बाकी का सम अगेन 10 ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर 1 को स्किप कर दें तो हमारा जो सम है वो 10 ना होके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इन सभी डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं, किस किस को, 0 2 3 4। तो इन सभी डिजिट्स से अगर हम यूज करके कोई भी नंबर बनाएंगे तो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। सिमिलरली अगर हम 2 को स्किप कर दे तो ये बचेगा 8, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पर 3 को स्किप करेंगे तो 7 बचेगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। लेकिन अगर 4 को स्किप कर दे तो ये बचेगा 6, और 6 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स हम 4 को स्किप कर सकते हैं, है ना। तो 1 2 3, तो इन सभी डिजिट से भी हम जो नंबर बनाएंगे वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। तो ये कंडीशन तो पूरी हो गई। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि 2000 से 5000 के बीच में रखना है, ठीक है। तो यहां से जो बनेगा या यहां से जो बनेगा उनके नंबर ऑफ वेज को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे देखते हैं। 4 डिजिट नंबर है तो 4 बॉक्सेस बना लो, ठीक है, और इन 2 केसेस से हो जाएगा तो ऐड कर देंगे यहाँ से भी जो नंबर ऑफ केसेस आएंगे।
तो यहाँ पर भी 4 डिजिट बॉक्स है ना। अब देखो हमें क्या करना है, 2000 से 5000 के बीच, दैट मीन्स जो 4th प्लेस पे है या 1000 प्लेस पे है, दैट मीन्स इस बॉक्स में है ना। तो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा ही नंबर होना चाहिए या 2 के इक्वल भी हो तो चलेगा, और 5 से छोटा ही होना चाहिए। तो सारे नंबर्स तो 5 से छोटे ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट हमें 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 या 2 से बड़ा, तो दैट मीन्स 2, 3, 4, ठीक है। इन डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम 3 को यूज 3 डिजिट्स पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, दैट मीन्स जो नेक्स्ट बॉक्स है, तो नेक्स्ट बॉक्स में हम कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं ये देखना है। उसके लिए हमारे पास है टोटल 4 डिजिट्स, उसमें से हम कोई एक डिजिट यहाँ पर पुट कर चुके हैं इनमें से, तो 4 में से एक हटा के तो 3 डिजिट्स या 3 नंबर ऑफ वेज में इस बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं। फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो नेक्स्ट बॉक्स 2 वेज में होगा और ये 1 वे में हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखो 1 आ गया और 4 खत्म हो गया है, 4 नहीं है यहाँ पर, 1 आ गया है। तो इस बॉक्स को हमें 2000 से ज़्यादा रखना है, 5000 से कम रखना है, दैट मीन्स 2 या 2 से बड़ा नंबर ही इसमें पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस बॉक्स को हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, तो 2 से कर दे या 3 से कर दे। अब एक बॉक्स फिल हो गया है, टोटल 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं, इसको 2 में और इसको 1 में, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 × 2, तो ये तो आ गया है 18 और ये आ जाएगा आपका 12। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए हैं, टोटल 30। ये कौन से नंबर्स है, जो 3 से डिविजिबल है, रिपीटेड नहीं है, और 2000 से 5000 के बीच में है, और तो और इन डिजिट से बने हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर प्रॉब्लम 15 देख लेते हैं। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. The number of such arrangements is. तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, 6 तो नॉवेल्स हैं, तो नॉवेल्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, और डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और 3 डिक्शनरीज हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें से हमें चूज क्या करना है या अरेंज क्या करना है, 4 नॉवेल्स को अरेंज करना है और 1 डिक्शनरी को अरेंज करना है। क्लियर है इतनी बात। और ये भी कंडीशन है कि डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडिल। तो हमें अगर 5 है ना नोवेल और डिक्शनरी को अरेंज करना है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से होंगे प्लेसेस, ठीक है। अब बोला गया है कि डिक्शनरी हमेशा बीच में रखनी है, दैट मीन जो मिडिल वाला टर्म है या मिडिल वाला प्लेस है उसी पे हम डिक्शनरी को पुट कर सकते हैं, है ना। अब कौन सी डिक्शनरी को पुट करना है वो तो हम देख लेंगे, क्योंकि 3 डिक्शनरीज है और 1 को पुट करना है, दैट मीन्स 3C1 हमारा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा डिक्शनरी को सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो 3C1 और कहाँ पे पुट करना है वो फिक्स है, तो इसलिए हम इसको अरेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है कि वो मिडिल में होना है। बाकी के जो प्लेसेस है उसमें हमें नॉवेल्स को पुट करना है, ठीक है। तो कितने नॉवेल्स को पुट करना है, 6 में से 4 नॉवेल्स को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और किसी भी पोजीशन पे हो जा सकते हैं, दैट मीन्स अरेंज भी करना है, डिस्टिंक्ट है ना, सभी अलग अलग नॉवेल्स हैं, दैट मीन्स फैक्टोरियल 4 में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3C1 हो जाएगा 3। 6C4 को क्या लिख सकते हैं, 6 - 4 है ना, याद है ना, NCR = NC n-r, तो 6C4 हो जाएगा 6C 6 - 4, तो 6C2। अब 6C2 को एक्सपेंड करना आसान है, 6 × 5 लिखो और नीचे 2 फैक्टोरियल तो 2 लिख दो, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 से हमारा
2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। तो 6 5 जा 30 लिख सकते हैं, और ये है 4 3 जा 12 और 3 36। तो 36 इंटू 30 हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हुए। ऑप्शन में है लेस देन 500, नहीं ये तो 500 से ज़्यादा है। सेकेंड ऑप्शन है एटलीस्ट 500 बट लेस देन 750, तो 750 से भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट है एटलीस्ट 750 बट लेस देन 1000, तो ये तो 1000 से भी ज़्यादा है। और लास्ट ऑप्शन है एटलीस्ट 1000, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों आज हमने 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।